हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एम्स नॉर्सेट 6 मीन्स का क्वेश्चन पेपर कि नॉर्सेट 6 मीन्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय मंथ एट द एज ऑफ। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, तो इट वुड बी 9 मंथ से जो है हम विटामिन ए को स्टार्ट करते हैं। तो पहली डोज कब रहेगी? 9 मंथ्स पे। और डोज कितनी दी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ml। ओके, 1 ml जो है हम 9 मंथ्स पे एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। उसके बाद में सब्सिक्वेंट डोजेस जो रहेंगी वो रहेंगी 2 लाख यूनिट्स, मतलब 2 ml एवरी 6 मंथ्स। राइट, पहले देंगे हम 9 मंथ्स पे, फिर उसके बाद में एवरी 6 मंथ्स पे जो है हम विटामिन ए एडमिनिस्टर करते हैं अप टू एज ऑफ 5 ईयर्स। ओके, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी डोज दी जाती हैं, अप टू 5 ईयर्स कितनी डोज बनेंगी। तो दैट वुड बी 9 डोजेस। ओके, एंड 17 ml इन टोटल। राइट, तो इधर अपना रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल मॉडल ऑफ फ्रूड इन विच स्टेज अ चाइल्ड हैव इंटरेस्ट इन जेनाइटल्स। फ्रूड ने जो है साइकोसेक्सुअल मॉडल दिया था, उसमें जो है एवरी एज ग्रुप को जो है एक स्टेज में बांट दिया था। तो जेनाइटल्स में इंटरेस्ट जो है कौन सी एज में देखा जाएगा, तो दैट कम्स अंडर फैलिक स्टेज। ठीक है, और फैलिक स्टेज होती है 3 से 6 ईयर्स तक। ओके, सबसे पहले स्टेज होती है ओरल, होती है बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक। ओके, देन आएगी एनल स्टेज, होगा 18 मंथ से 3 ईयर्स तक। उसके बाद में आएगी फैलिक स्टेज में 3 ईयर्स से 6 ईयर्स तक, एंड देन लेटेंसी इज फ्रॉम 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी। ओके, ओरल स्टेज में जो है ओरल स्टिमुलेशन से जो है चाइल्ड को प्लेजर मिलता है। एनल स्टेज में जो है बावल कंट्रोल आ जाएगा। फेलिक स्टेज में जेनाइटल्स में इंटरेस्ट होगा, एंड लेटेंसी में जो है डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग्स। राइट, तो इधर अपना आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू AHE गाइडलाइंस हाउ मच डोज ऑफ एट्रोपिन टू बी गिवन इन ब्रेडिकार्डिया इन अडल्ट। जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो उस टाइम पे हम देते हैं एट्रोपिन। उसका डोज कितना होगा? उसका डोज होगा 1 mg IV और IO बोलस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद में हम इसको जो है रिपीट कर सकते हैं डोज को एवरी 3 to 5 मिनट्स पे टू अ टोटल डोज ऑफ 3 mg। मैक्सिमम जो है हम 3 mg देंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे में कितनी डोज रहेगी, तो दैट वुड बी 0.02 mg पर kg IV और IO। मिनिमम रहेगी 0.1 mg एंड मैक्सिमम इट कैन बी अप टू 0.5 mg। एट्रोपिन वर्क कैसे करता है? इट इंक्रीजेज हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग वेगल टोन, मतलब पैरासिम्पैथेटिक टोन को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज आफ्टर CABG सर्जरी ए क्लाइंट डेवलप्स अ टेम्परेचर ऑफ 102 Fahrenheit. What priority concern related to elevated temperature does a nurse consider? CABG हुआ है पेशेंट का, CABG के बाद में पेशेंट को फीवर आ गया, 102 जो है फीवर आ गया है। अब नर्स के लिए ये इतना कंसर्निंग क्यों है? वाई शी इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट दिस एलिवेटेड टेम्परेचर। तो एलिवेटेड जब टेम्परेचर होता है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो पोस्ट सर्जिकल जो है स्ट्रेन बढ़ेगा, हार्ट पे जो स्ट्रेन आएगा। इसलिए हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, जो पोस्ट कार्डियक सर्जरी पेशेंट है उनमें हम फीवर एलिवेट ना होने दें, उनमें हम टेम्परेचर एलिवेट ना होने दें। राइट, तो इधर अपना आंसर रहेगा अ फीवर इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट। इसीलिए जो है नर्स इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट elevated temperature. Next is which of the following artery is more preferable for pulse assessment during CPR in a 9 months old baby? 9 month old baby है, आपको पल्स चेक करनी है, पल्स असेस करनी है, कौन सी साइट से करोगे? तो दैट वुड बी ब्रेकियल आर्टरी हम यूज करते हैं इन इन्फेंट्स। नेक्स्ट इज a patient is receiving a blood transfusion and has itching, flushing of face and restlessness, indicating an allergic transfusion reaction. What is the priority nursing action?
पेशेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में क्या देखा गया है, इचिंग है, फ्लशिंग ऑफ फेस है, रेस्टलेसनेस है, और पता चल रहा है कि दिस इज एन एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ये ऑलरेडी मैं ये वाला क्वेश्चन कई बार करवा चुकी हूँ कि जब भी आपको इस टाइप की कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दिखे तो आपका फर्स्ट इंटरवेंशन रहेगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। आप जो है ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दोगे, देन यू विल डू अदर एक्शंस। जो भी आपको करना है, नोटिफाई करना है फिजिशियन को, फ्लश करनी है लाइन, ठीक है, कुछ भी करना है बाद में करोगे, सबसे पहले यू विल स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड सीरम ग्लूकोज रेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज। तो सीरम ग्लूकोज रेंज जो है हम कितनी रखेंगे प्रेगनेंसी में, ग्लूकोज की रेंज कितनी रखेंगे ताकि पेरीनेटल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो देखो, हमें जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत अच्छे से करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट मैक्रोसोमिया, कंजेनाइटल एनोमलीज एंड स्टिल बर्थ, ठीक है। तो और रेंज क्या रखेंगे, 70 से 120, फाइन। तो इधर अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द मॉनिटर डिस्प्लेज लेट डिसलरेशंस विद टैकीकार्डिया एंड डिक्रीजिंग वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग लेबर, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। मॉनिटर पे क्या दिख रहा है, लेट डिसलरेशंस दिख रही हैं, टैकीकार्डिया है और डिक्रीजिंग वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग लेबर, तो आप क्या एक्शन लोगे। तो इधर हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, व्हील चॉप, ठीक है। अब लेट डिसलरेशंस का मतलब होता है प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, ठीक है, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड चेंज मैटरनल पोजीशन, चेंज करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे और ऑक्सीटोसिन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो इधर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू आइडेंटिफाई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लम्प्स। सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है अर्ली कैंसर लम्प्स को डिटेक्ट करने का। तो इधर इसमें हमारा आंसर होगा मैमोग्राम, जो रिकमेंडेड मेथड है फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। ये जो है बहुत छोटे जो माइक्रो कैल्सिफिकेशंस अगर हो जाती हैं उस लंप को भी ये डिटेक्ट कर लेता है, तो दैट्स व्हाई इट इज गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको लग सकता है, कुछ बच्चों को लगेगा कि BSc क्यों नहीं है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों नहीं है। मैमोग्राम्स जो है BSc से भी पहले जो है देखे जा सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि माइक्रो कैल्सिफिकेशंस भी जो है पता चल जाएंगी मैमोग्राम से, बट BSc से जो है माइक्रो कैल्सिफिकेशंस नहीं पता चलती हैं, ठीक है। तो मैमोग्राम्स इज द रिकमेंडेड मेथड। एंड ऑप्शन सी इज अल्ट्रासाउंड एवरी 3 ईयर्स। अल्ट्रासाउंड जो है लंप को इवेल्युएट करता है, पता लगाता है, बट इट इज नॉट अ प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। प्राइमरीली जो है हम कभी भी अल्ट्रासाउंड यूज नहीं करते हैं, प्राइमरीली के लिए हम यूज करेंगे मैमोग्राम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइपोलर क्लाइंट ऑन लिथियम हैज रिंगिंग इन ईयर्स, ब्लड विजन, डायरिया, ट्रिमर्स एंड स्लर्ड स्पीच, विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। बाइपोलर पेशेंट है, लिथियम चल रहा था, अब लिथियम चलने के बाद में क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, रिंगिंग इन ईयर्स, ब्लड विजन है, डायरिया है, ट्रिमर है एंड स्लर्ड स्पीच। तो ऐसे में विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट, राइट। देखो, दिस इज लिथियम टॉक्सिसिटी, ये सारी जो साइंस है लिथियम टॉक्सिसिटी की है, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। लिथियम टॉक्सिसिटी जो है लाइफ थ्रेटनिंग होती है, तो इसके लिए हम प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, वी विल रिक्वेस्ट एन ऑर्डर फॉर अ स्टैट ब्लड लिथियम लेवल, ठीक है। हम जो है स्टैट ब्लड लिथियम लेवल का एक ऑर्डर रिक्वेस्ट करेंगे जस्ट टू कंफर्म लिथियम लेवल कितना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। उसके बाद में लिथियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अगर ये 1.5 से ऊपर चला जाएगा तो इट विल कम अंडर टॉक्सिसिटी रेंज, राइट। ऑप्शन डी जो हमें दिया गया है, गिव एन ओरल डोज ऑफ लिथियम एंटीडोट। जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा वी कैन नॉट गिव लिथियम एंटीडोट, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, इधर हमारा ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म गोल इन केयरिंग फॉर अ सुसाइडल डिप्रेस्ड क्लाइंट वुड बी टू हेल्प द क्लाइंट टू। लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा, सुसाइडल डिप्रेस्ड जो है क्लाइंट है उसमें लॉन्ग टर्म गोल आप क्या रखोगे। फर्स्ट इज प्रोवाइड अ सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। डिप्रेशन वाला पेशेंट है, सुसाइडल थॉट्स हैं, तो यस सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट इज वेरी मच नीडेड, बट ये जो है शॉर्ट टर्म गोल है, ये तो अभी की अभी चाहिए हमें, ठीक
ठीक है। तो सेफ इन्वायरमेंट तो हमें डे 1 से प्रोवाइड करना है, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में नहीं है। सेकेंड इज असिस्ट हिम टू डेवलप मोर इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। यस, दिस इज आवर लॉन्ग टर्म गोल कि उसे जो है पेशेंट को कोपिंग मैकेनिज्म जो है आ जाए कि किस तरह से चीज़ों से डील करना है, सिचुएशन से कैसे डील करना है, वो अगर पेशेंट को आ जाए, दिस इज आर लॉन्ग टर्म गोल। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a severely depressed client suddenly begins to feel better after 3 weeks of treatment. The nurse knows that this client has an increased risk for सीवियरली डिप्रेस्ड क्लाइंट है, 3 वीक्स के बाद में जो सडनली बेटर फील कर रहा है। ओके, तो नर्स को क्या पता होना चाहिए कि पेशेंट में क्या रिस्क है, अभी जो है क्या रिस्क है। तो व्हेनेवर सीवियरली डिप्रेस्ड क्लाइंट अगर सडनली बेटर फील करने लग जाए, दिस इज अ वार्निंग साइन। इसका मतलब होता है इट ऑफन मीन्स कि क्लाइंट हैज डिसाइडेड टू अटेम्प्ट सुसाइड एंड हैज अ प्लान। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे वी मस्ट इंक्रीज आवर ऑब्जर्वेशन एंड असेस फॉर सुसाइडल इंटेंट इमीडिएटली। हम जो है अपनी ऑब्जर्वेशन और ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो नर्स को किस चीज के लिए समझ जाना चाहिए कि इट हैज इंक्रीज्ड रिस्क फॉर सुसाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A 20 kg child admitted in the hospital calculate the per kg fluid requirement according to holiday seeger method. Okay, 20 kg का child जो है एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो उसका फ्लूइड रिक्वायरमेंट आपको कैलकुलेट करना है एज पर हॉलीडे सीगर मेथड, राइट। तो व्हाट इज हॉलीडे सीगर मेथड? फर्स्ट 10 kg के लिए हम फ्लूइड देते हैं 100 ml पर kg के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट 10 kg के लिए देते हैं 50 ml पर kg, एंड अगर मोर देन 20 है तो वी विल ऐड 20 ml पर kg के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 20 kg का चाइल्ड है, 20 kg में अप टू 10 kg तो हम देंगे 100 के अकॉर्डिंग, मतलब 10 × 100 इज इक्वल टू 1000, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट 10 kg है उसमें हम देते हैं 50 के अकॉर्डिंग, 10 × 50 इज इक्वल टू 500, तो 1000 + 500 इज इक्वल टू 1500 ml पर डे की रिक्वायरमेंट रहेगी 20 kg बच्चे के लिए, राइट। तो इधर अपना ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेबी विद पाइलोरिक स्टेनोसिस हैज बीन हैविंग प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विद प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग द बेबी इज प्रोन टू। पाइलोरिक स्टेनोसिस है बच्चे को, मतलब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखी जाएगी। तो ऐसे में कौन सा जो है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगा, एल्कोलोसिस मिलेगा, या मेटाबॉलिक की साइड मिलेगा? ठीक है, तो देखो जब बेबी जो है बार बार वॉमिटिंग कर रहा है तो उस टाइम पे HCl लॉस होता है, एसिड लॉस होता है स्टमक से। ठीक है, अगर एसिड लॉस होगा तो हमें मिलेगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, राइट। इसके साथ में और क्या मिलता है? हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, हाइपोकेलीमिया एंड हाइपो, राइट। तो इधर ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज अ साइकोटिक पेशेंट सेज दैट व्हाइल वाचिंग टीवी समवन इज गिविंग सीक्रेट मैसेजेस टू मी, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। साइकोटिक पेशेंट है, बोल रहा है कि व्हाइल वाचिंग टीवी समवन इज गिविंग हिम सीक्रेट मैसेजेस। तो ये कौन सा डिल्यूजन है? दिस इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या लगता है कि जितने भी लोग हैं दे आर टॉकिंग अबाउट अस, अगर मीडिया है या फिर आप टीवी देख रहे हो, दे आर सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस। ये सब जो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में देखने को मिलेगा, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट इज नैल्ट्रेक्सोन इज यूज्ड इन ओपियोइड एडिक्शन बिकॉज। नैल्ट्रेक्सोन जो है ओपियोइड एडिक्शन में यूज होता है, वाई? सो नैल्ट्रेक्सोन क्या है? एक FDA अप्रूव्ड ओपियोइड एंटागोनिस्ट है एंड इट प्रिवेंट रिलैप्स को जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो वाई इट इज यूज टू प्रिवेंट रिलैप्स, राइट। अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे नैल्ट्रेक्सोन और नैल्ट्रेक्सोन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना नैल्ट्रेक्सोन जो है ओवरडोज ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगर पेशेंट आया है ओवरडोज ऑफ ओपियोइड करके तो हम देंगे नैल्ट्रेक्सोन, बट if we have to prevent relapse in opioid addiction patients then we will use naltrexone, right। एंड अगर आपसे पूछ ले कि विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें आप क्या दोगे, देन वी विल गिव मीथाडोन, राइट। नेक्स्ट इज द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एंड vitamin B6 for a tuberculosis client. The nurse instructs the client that B6 is given because it। फिजिशियन ने ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को 3 चीज़ें दी हैं, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और विटामिन B6। तो बताओ विटामिन B6 का क्या रोल है? वाई विटामिन B6 इज गिवन?
तो जब भी पेशेंट में आइसोनियाजिड चलता है साथ विटामिन B6 भी दिया जाता है, बिकॉज INH जो है, आइसोनियाजिड जो है, विटामिन B6 के स्टोर को कम कर देता है, डिप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से टिंगलिंग एंड नम्बनेस देखी जाएगी हैंड्स एंड फीट में, ठीक है। तो टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए वी विल गिव विटामिन B6, राइट। इसका स्टैंडर्ड प्रोफाइलेक्टिक डोज रहेगा 10 to 25 mg per kg। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अ schizophrenic client tells nurse, my doctor is in love with me and wants to marry me. The client is using which defense mechanism? तो schizophrenic client है, नर्स को बोल रहा है कि माई डॉक्टर इज इन लव विद मी एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी मी, ठीक है। तो क्लाइंट जो है कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? दिस इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या है, पर्सन जो है अनकॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स को एट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स अदर पर्सन, ठीक है, अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूटिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स टू द अनदर पर्सन। So option B is right. Next is scheme for providing quality mother and child care with guarantee for services is safeguarded under. Quality mother and child care provide करना with guarantee कौन से प्रोग्राम के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज अंडर PMSM में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें क्या है, क्वालिटी एंटीनेटल केयर दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी राइट हियर। इसके बाद में जो ऑप्शन ए है, सुमन, क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसमें क्या है, रिस्पेक्टफुल हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड किया जाता है मदर्स को, राइट। तो जो PMSM में है और सुमन है, दोनों ही जो है मैटरनल हेल्थ स्कीम्स हैं, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट रिटर्न्स टू कार्डियक ICU फॉलोइंग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट द नर्स नीड्स टू मॉनिटर विल बी। पोस्ट CABG जो है, पेशेंट आया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की होगी? क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम या फिर सोडियम। तो इधर हमारा पोटेशियम को हम क्रिटिकल इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं पोस्ट CABG। हाइपोकैलीमिया अगर हो जाता है CABG के बाद में, तो इट कैन कॉज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीआरिथमियाज एंड दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, राइट। तो इधर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद MAO एंटी डिप्रेसेंट एंड इंजेक्शन ऑफ टायरामिन। MAO एंटी डिप्रेसेंट चल रहे हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। तो ऐसे में अगर पेशेंट टायरामिन रिच फूड खा लेता है तो क्या हो जाता है ना, जब MAO एंटी डिप्रेसेंट चलते हैं, वी ऑलवेज एडवाइस कि आपको टायरामिन रिच फूड नहीं खाना है, जिसमें आता है एजेड चीज़, रेड वाइन है, बियर है, या फिर आपका क्योर्ड मीट्स है, सोया सॉस है, ये सब जो है टायरामिन रिच फूड है। तो क्यों अवॉइड करना होता है? टू प्रिवेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, राइट। तो अगर किसी का MAO एंटी डिप्रेसेंट चल रहा है, पेशेंट ने टायरामिन वाला फूड लिया, इट कैन कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। Next question, a patient to be infused 2 liters of fluid within 8 hours. How much ml of fluid to be infused per hour? 2 लीटर फ्लूइड जाना है 8 आवर्स में, तो पर आवर कितना फ्लूइड इन्फ्यूज करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन्फ्यूजन रेट कैसे निकालेंगे हम? रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बाय में टोटल टाइम। वॉल्यूम इज 2 लीटर, मतलब 2000 ml। टाइम कितना है? 8 आवर्स बाय 8। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 250 ml पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। फॉलोइंग कंडीशंस में से सारी जो है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्सेप्ट एक कंडीशन को छोड़ के। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कभी भी हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मतलब हार्मोनल पिल्स जो होती हैं वो नहीं देंगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के केस में, बिकॉज इट कैन इंक्रीज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिस्क, ठीक है। तो इसमें तो नहीं देते हैं। सेकंड इज सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में भी नहीं देते। थर्ड इज अनवेजेनल वेजाइनल ब्लीडिंग, इसमें भी हम जो है कभी भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देंगे। एंड लास्ट इज न्यूली मैरिड जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient in ICU has a central line. The nurse noticed the dressing become soiled. What is the nurse's initial action? एक पेशेंट है ICU में, सेंट्रल लाइन लगी हुई है, नर्स ने नोटिस किया है कि ड्रेसिंग जो है सॉइल्ड हो गई है, मतलब वेट हो गई है, या फिर आप बोल सकते हैं गंदी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया चेंज किए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नर्सेज इनिशियल एक्शन? सबसे फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा
ठीक है। तो देखो, जो हमारी सेंट्रल लाइंस होती हैं उनकी ड्रेसिंग प्रॉपरली करनी होती है, अदरवाइज क्लेब्सी हो सकता है। ठीक है, क्लेब्सी क्या होता है? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्लेब्सी को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है स्टेराइल प्रैक्टिस यूज़ करनी होती है, ड्रेसिंग चेंज करनी होती है टाइमली। ठीक है, तो अगर आपने नोट किया कि ड्रेसिंग सॉइल्ड हो गई है तो वी हैव टू चेंज द ड्रेसिंग विद स्टेराइल एंड ड्राई ड्रेसिंग मटेरियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इंक्लूड्स इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन सी थिंग्स जो है इन्वॉल्व है, मतलब इंक्लूड है? देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम खुद ही देख सकते हैं 10 नॉर्सेट जो है हमने किए हैं सॉल्व। एवरी ऑल्टरनेट नॉर्सेट में जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना है। 3 टाइम होते हैं, साइन इन होता है, टाइम आउट होता है एंड साइन आउट होता है। 3 टाइम जो है ये जरूर याद रखने हैं। साइन इन मतलब जब पेशेंट आता है, ठीक है, बिफोर एनेस्थीसिया। इसमें हम पेशेंट आइडेंटिटी चेक करते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं कि कौन सा प्रोसीजर होना है, साइट चेक करते हैं, एलर्जीज के बारे में पूछेंगे। ठीक है, सेकंड इज टाइम आउट होता है बिफोर इंसीजन। वी हैव टू कंफर्म आइडेंटिटी अगेन, दोबारा से आइडेंटिटी कंफर्म करनी होती है, प्रोसीजर दोबारा कंफर्म करना होता है, एंटीबायोटिक के बारे में पूछना होता है। ठीक है, एंड साइन आउट होता है जब पेशेंट जो है ओटी से बाहर आएगा। ठीक है, तो इधर जो है वुंड ड्रेसिंग का तो कोई रोल नहीं है, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में नहीं पूछी जाती है, ब्लड क्रॉस मैचिंग नहीं पूछी जाती है, USG और चेस्ट एक्सरे भी नहीं पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी पेशेंट आइडेंटिटी, प्री मेडिकेशन एंड एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, राइट। Next question is, an intubated adult patient in ICU needs suction for oral secretion. Which suction catheter size would be preferable? Intubated adult patient है, oral secretions है, कौन सा नंबर का साइज कैथेटर, कौन से साइज का सक्शन कैथेटर यू विल यूज़? ठीक है, तो 14 से 18 जो है फ्रेंच का कैथेटर हम यूज़ करते हैं। अडल्ट्स में कैथेटर जो है कभी भी मोर देन हाफ इंटरनल डायमीटर नहीं होना चाहिए ऑफ ETT, मतलब ED ट्यूब के हाफ डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सक्शन कैथेटर का साइज। तो ऑप्शन ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स ऑफ चॉइस? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो हैं ऑफ चॉइस कौन सी रहती हैं? तो इट विल बी LNG। WHO ने रिकमेंड किया हुआ है, LNG इज़ फर्स्ट लाइन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। डोज कितना रहता है? 1.5 mg। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूसेज ऑफ रिसस्किटेशन बैग। एम्बू से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जो एम्बू बैग से हम जब वेंटिलेशन करते हैं पेशेंट को, उसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इट कैन बी यूज विद और विदाउट ऑक्सीजन। ये विद ऑक्सीजन भी यूज़ किया जा सकता है एंड विदाउट ऑक्सीजन भी यूज़ किया जा सकता है। विदाउट ऑक्सीजन इट विल डिलीवर रूम एयर जो कि 21% FiO2 रहेगा जिसमें, एंड विद ऑक्सीजन इट प्रोवाइड्स 10 to 15 लीटर पर मिनट एंड इट डिलीवर्स 40 to 60 FiO2। नेक्स्ट इज, अ चाइल्ड वेइंग 15 kg इज प्रिस्क्राइब PCM 20 mg per kg, अवेलेबल डोज इज 250 mg पर 5 ml। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डोज हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिज़ायर्ड बाय में अवेलेबल डोज इनटू में वॉल्यूम। डिज़ायर्ड डोज कितनी है हमारी? 20 mg पर kg। ठीक है, तो 20 इंटू में kg पर kg है, तो हमारा जो चाइल्ड इसमें दिया गया है 15 kg का है, 15 to 30 300 mg। ठीक है, ये आ गया हमारा डिज़ायर्ड डोज। तो डिज़ायर्ड में लिख दो 300, अवेलेबल है हमारे पास 250, वॉल्यूम है हमारे पास 5। इससे जो है इसको कट कर दो, इज इक्वल टू 6 ml जो है हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज, अ मैनियक पेशेंट इज एडमिटेड इन द साइकेट्री डिपार्टमेंट, विच वन इज द बेस्ट फूड ऑप्शन फॉर द? मैनियक पेशेंट जो है साइकेट्री डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, कौन सा बेस्ट फूड रहेगा? तो हमेशा जो मैनिक पेशेंट होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते खाने के लिए, तो वी विल प्रोवाइड हाई कैलोरी फिंगर फूड जो है चलते चलते भी इंसान खा ले। ठीक है, तो वी विल प्रोवाइड फिंगर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज 2nd and 3rd degree burns to the face, neck and upper chest. Which nursing diagnosis is highest priority in first 8 hours? क्लाइंट है 2nd और 3rd डिग्री बर्न हुए हैं फेस पे, नेक पे एंड अपर चेस्ट पे, तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आप रखोगे फर्स्ट 8 आवर्स के दौरान? तो फर्स्ट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है। सेकंड इज ऑल्ट्रेशन इज इन
कंफर्ट ऑल्ट्रेशन भी होता है। थर्ड इज ऑल्ट्रेशन इन सेंसेशन, ये भी हो सकता है। फोर्थ इज ऑल्ट्रेशन इन एयरवे इंटीग्रिटी। यस, तो इन चारों में से हम प्रायोरिटी पे रखेंगे एयरवे को अकॉर्डिंग टू ABC। ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन इन एयरवे इंटीग्रिटी सेकेंडरी टू इडीमा ऑफ नेक एंड फेस। जो नेक और फेस में इडीमा हो गया है उसकी वजह से एयरवे इंटीग्रिटी ऑल्टर हो सकती है। So option D will be correct here. Next is which position is provided to the patient for enema administration and rectal examination. एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन दोगे? वी विल गिव सिम्स पोजीशन। ओके, सिम्स पोजीशन इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जिसमें जो है पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड विद राइट नी फ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इन ICU इज रिसीविंग TPN थेरेपी, द नर्स नोज दैट इंट्रालिपिड्स कैन बी गिवन बाय विच रूट। ICU में पेशेंट है, TPN थेरेपी चल रही है, तो लिपिड्स जो है कौन से रूट से दोगे? सेंट्रल लाइन से दोगे, पेरिफेरल IV लाइन से दोगे, इंट्राडर्मल दोगे या फीडिंग ट्यूब से दोगे? तो लिपिड्स जो है हाइपरओस्मोलर होते हैं, इसकी वजह से वेन डैमेज हो सकती है, फ्लेबाइटिस हो सकता है। अगर हम पेरिफेरी से देंगे तो वी विल ऑलवेज यूज सेंट्रल लाइन इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स नोज दैट विच सिरिंज इज यूज फॉर ABG सैम्पलिंग के लिए कौन सी सिरिंज यूज की जाती है? वी ऑलवेज यूज हिप्रेनाइज्ड सिरिंज। ठीक है, हिप्रेनाइज सिरिंज यूज की जाती है ताकि कोएगुलेशन ना हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ पॉजिटिव एलन टेस्ट बिफोर ABG सैम्पलिंग। आप जो है ABG सैम्पलिंग कर रहे थे, उससे पहले आपने एलन टेस्ट किया, एलन टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, तो कौन सा स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि एलन टेस्ट इज पॉजिटिव? तो जब भी हम ABG करते हैं उससे पहले एलन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे? रेडियल और अल्ना को दोनों को कंप्रेस करते हैं, रेडियल और अल्नर आर्टरी को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद में अल्नर आर्टरी को रिलीज़ कर देते हैं। अगर अल्नर आर्टरी रिलीज़ करने के बाद में हैंड जो है पेल रहेगा या 5 से या 10 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है तो दिस इज़ नेगेटिव एलन टेस्ट। ठीक है, बट इफ़ एलन टेस्ट इज पॉजिटिव इट मीन्स आफ्टर रिलीजिंग प्रेशर ब्लड फ्लोज रिटर्न विद इन 3 to 5 सेकेंड्स। तो इधर याद रखने वाली चीज़ ये है, पॉजिटिव एलन टेस्ट मतलब नॉर्मल टेस्ट है। ठीक है, अगर नेगेटिव है टेस्ट तो इट मीन्स एबनॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर डिलीवर्ड अ बेबी एंड प्लेसेंटा केम आउट विद शाइनी सरफेस, विच मैकेनिज्म डज दिस इंडिकेट? तो इसमें क्या है, मदर डिलीवरी हुई है, उसके बाद में प्लेसेंटा जो है शाइनी सरफेस जो है पहले आया है, तो विच मैकेनिज्म डज दिस इंडिकेट? ठीक है, अगर शाइनी पार्ट पहले आता है दिस मीन्स कि प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम सेंटर। ठीक है, प्लेसेंटा अगर सेंटर से सेपरेट होगी पहले तो दिस इज शुल्ज मेथड। एंड कौन सा सरफेस है ये जो शाइनी सरफेस हमें दिख रहा है? दिस इज फीटल सरफेस। ठीक है, तो शाइनी सरफेस इज फीटल सरफेस कवर्ड बाय कोरियोन एंड एमनियोन, इसको बोलते हैं शुल्ज मैकेनिज्म। राइट, बट अगर डंकन मैकेनिज्म है तो उसमें प्लेसेंटा पहले एजेस से सेपरेट होती है एंड दैट इज मेटरनल पार्ट, मतलब रफ सरफेस अपीयर्स फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, while changing the central line dressing the nurse notices redness and warmth at insertion site, which action is appropriate? central line आप चेंज कर रहे थे तो नर्स ने नोटिस किया है रेडनेस है और warmth है इंजर्शन साइट पे, तो विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट? कौन सा एक्शन जो है अप्रोप्रिएट है? तो देखो, रेडनेस और वार्मथ क्या शो कर रही है? साइंस ऑफ लोकल इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन इज देयर। तो इधर फर्स्ट ऑप्शन इज डिसकंटिन्यू द सेंट्रल लाइन, डिसकंटिन्यू कर दो सेंट्रल लाइन को। वी कैन नॉट डिसकंटिन्यू द सेंट्रल लाइन, तो इट विल बी फिजिशियंस ऑर्डर कि सेंट्रल लाइन डिसकंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट डू बाय आवरसेल्फ। ठीक है, विदाउट ऑर्डर्स वी कैन नॉट डू। सेकेंड इज बिगिन अ पेरिफेरल IV स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, थर्ड इज डॉक्यूमेंट द नर्सेज नोट्स एंड नोटिफाई द फिजिशियन आफ्टर रीड्रेसिंग द साइट। यस, आप जो है इसको डॉक्यूमेंट करोगे, नोटिफाई करोगे फिजिशियन को आफ्टर रीड्रेसिंग के बाद में जो है आप नोटिफाई करोगे। खुद से जो है पेरिफेरल IV एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना है, आप जो है नोट करोगे और फिजिशियन को नोटिफाई करोगे। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट विद अ सेंट्रल लाइन विच ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर TPN के लिए मोस्टली कौन सा रूट जो है प्रेफर किया जाता है? तो दिस इज सेंट्रल लाइन। ऑलरेडी ऐसा सा क्वेश्चन हम एक बार पहले कर चुके हैं, दिस इज डबलिंग ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हैज कंसेंटेड टू हैव अ सेंट्रल वीनस कैथेटर प्लेस्ड, द बेस्ट पोजिशन टू प्लेस द क्लाइंट इज फ्रेंडलेनबर्ग बिकॉज इट।
सेंट्रल वीनस लाइन जो है पेशेंट को आप डाल रहे हो, बेस्ट पोजीशन है ट्रेनलेनबर्ग। क्यों जो है ट्रेनलेनबर्ग दी जाती है पोजीशन, ठीक है, तो ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, का रिस्क कम करने के लिए वी विल गिव ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिरिंज इज यूज्ड फॉर एबीजी सैम्पलिंग, हेपेरिनाइज सिरिंज, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, को आप प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन दोगे? ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन तो नहीं देंगे, प्रोन पोजीशन भी नहीं देंगे, फुट एंड ऑफ द बेड एलिवेटेड, सेम वही ट्रेनलेनबर्ग ही बन गई है, ये भी नहीं देंगे। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज हेड एंड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्रीज, यस। सेमी फॉलोअर्स या फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्यों दी जाती है? बिकॉज इट अलाउज फुल चेस्ट एक्सपेंशन एंड इम्प्रूव्स लंग वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोएगुलेंट शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा एंटीकोएगुलेंट नहीं देते? तो वार्फरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इट इज अ टेरेटोजेनिक ड्रग, इट क्रॉसेज द प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है और फीटल एनोमलीज कॉज करता है। एंड कौन से ड्रग्स, कौन से एंटीकोएगुलेंट सेफ हैं, ये भी पता होना चाहिए। हेपेरिन सेफ है एंड LMWH, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन आर सेफ इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द placenta. Next question, a patient arrives in emergency with blood pressure reading of 148/94 mmHg according to AHA guidelines. How should this BP be categorized? 148/94 जो है BP आया है पेशेंट का, तो अकॉर्डिंग टू AHA गाइडलाइंस इसको जो है आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? तो इट विल कम अंडर हाइपरटेंशन स्टेज 2। ये होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक मोर देन 90। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है? तो दैट इज प्रोटामीन सल्फेट। Okay, and 1 mg protamine neutralizes approximately 100 units of heparin. कैसे देते हैं इसको? IV देंगे, स्लोली देंगे 10 मिनट्स के अंदर, ओवर 10 मिनट्स, एंड टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया 10 मिनट के अंदर देंगे, बहुत स्लोली देंगे टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए और ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए। नैलोक्सोन जो है वो एंटीडोट है ओपियोइड ओवरडोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट कंप्लेनिंग हेडेक विद सेंसिटिविटी टू लाइट, हीट एंड साउंड, विच ड्रग इज टू बी गिवन? पेशेंट कंप्लेन कर रहा है हेडेक की, लाइट से सेंसिटिविटी है, हीट से एंड साउंड से, तो ये सारे सिम्टम्स हैं माइग्रेन की, ठीक है। हेडेक है, फोटोफोबिया है, फोनोफोबिया है, थर्मोफोबिया है, राइट। तो इस ऐसे में हम कौन सी ड्रग देते हैं? सुमाट्रिप्टन, ठीक है। दिस इज सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इट इज फर्स्ट लाइन फॉर माइग्रेन। ये वर्क कैसे करती है? इट कंस्ट्रिक्ट्स क्रेनियल ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसेस न्यूरोजेनिक inflammation. Next is which of the following includes in flat line ECG protocol except? अगर ECG में flat line है तो इनमें से जो है कौन सा प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है? मतलब 3 जो है सही है, 1 गलत है। तो देखो, अगर ECG में फ्लैट लाइन आ रही है, यू विल चेंज द लीड, आप चेंज करके देख सकते हैं। इंक्रीज गेन एंड एम्पलीट्यूड बिल्कुल करके देख सकते हैं। थर्ड इज चेक लीड्स भी चेक करोगे। फोर्थ इज कॉन्टिन्यू CPR, नो, तो दिस इज नॉट दी प्रोटोकॉल। एक्चुअली देखो, कभी भी अगर फ्लैट लाइन आती है ECG में तो यू विल वेरीफाई कि ये ट्रू एसिस्टोल है या आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट होता है काइंड ऑफ एरर जो मशीन की वजह से हो रहा है, ठीक है, वो बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। तो जब भी अगर हमें आर्टिफैक्ट दिखता है तो हम क्या करेंगे? लीड चेक करेंगे, लीड अटैच प्रॉपरली है या नहीं है, लीड सही से लगाई है या नहीं लगाई है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। बट कॉन्टिन्यू CPR इज नॉट इन दी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग द डबल सिरिंज टेक्निक, से कौन सी ड्रग दी जाती है? तो एडिनोसिन रिक्वायर्स डबल सिरिंज टेक्निक फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन। वाई? बिकॉज इट हैज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ, लेस देन 10 सेकेंड्स की जो इसकी हाफ लाइफ होती है। तो हम क्या करते हैं? 2 सिरिंज को कनेक्ट करते हैं वाया 3-वे स्टॉपकॉक। एडिनोसिन के तुरंत बाद जो है हमें इमीडिएट सेलाइन फ्लश करना होता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर SVT, स्टेबल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन? के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो जब भी आपको पल्सलेस VT मिलेगा या फिर VF मिलेगा, यू विल ऑलवेज डिफिब्रिलेट द पेशेंट, ठीक है। तो अगर आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिला है, पहले आप CPR करोगे एंड इट
then you will followed it by defibrillation. Next question, a patient in ICU is receiving TPN through central line. The nurse knows that which position is required during central line insertion to prevent air embolism. Trendelenburg position ऑलरेडी हम कर चुके हैं. सेंट्रल लाइन जो है पेशेंट को डल रही है, कौन सी पोजीशन दोगे? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 65-year-old पेशेंट विद सीवियर हाइपोकैलेमिया इज एडमिटेड टू ICU. डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स KCL इंजेक्शन. व्हाट इज द करेक्ट नर्सिंग एक्शन? 65-year-old पेशेंट है, सीवियर हाइपोकैलेमिया है, तो इसके लिए जो है हमें KCL इंजेक्शन देना पड़ेगा. तो कौन सा करेक्ट नर्सिंग एक्शन है? कैसे दोगे KCL को? बोलस पुश तो नहीं देंगे. सेकेंड इज मिक्स KCL इन IV फ्लूइड एंड गिव बाय इन्फ्यूजन पंप. यस, हमें जो है KCL को IV फ्लूइड में मिक्स करके इन्फ्यूजन पंप से देना है. ठीक है, IM नहीं देना है, ओरली नहीं देना है. So that's all about today's video. Now we will meet in another video that will be on NORCET 7 means, right? Thank you so much.